लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में आधिकारिक रूप से हुआ शामिल। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबील झील को रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मिल गया दर्जा। हाल ही में इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से GSAT-7R CMS-03 सफलतापूर्वक किया लॉन्च। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में मौजूद अकेले अफ्रीकी हाथी शंकर की मृत्यु ने पूरे देश का ध्यान किया आकर्षित। हाल ही में लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। उज्बेकिस्तान में चल रहे यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान यह घोषणा की गई। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिन्होंने रचनात्मकता को टिकाऊ शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है। ऐसे शहर जो स्थानीय स्तर पर रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्योगों को अपनी विकास योजना के केंद्र में रखते हैं, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसे यूनेस्को के सांस्कृतिक विविधता के लक्ष्यों को बढ़ावा देने तथा जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता और तेजी से शहरीकरण जैसे खतरों के प्रति लचीलापन मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। यह नेटवर्क 7 रचनात्मक क्षेत्रों को कवर करता है: शिल्प और लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत। यूसीसीएन का उद्देश्य सांस्कृतिक उद्योगों की रचनात्मकता, सामाजिक और आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना है। बता दें कि दुनिया भर के 350 शहर वर्तमान में इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। वहीं भारत के संदर्भ में बात करें तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के 9 शहर कोझिकोड, ग्वालियर, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ और श्रीनगर शामिल हैं। हाल ही में एक अध्ययन के दौरान सूर्य के कोरोना में अल्फवेन तरंगों की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। शोधकर्ताओं ने सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना में छोटे पैमाने पर अल्फवेन तरंगों का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त किया है। गौरतलब है कि अल्फवेन तरंगें कम आवृत्ति वाली अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ प्रसारित होती हैं। हालिया अध्ययन ने एक लंबे समय से चले आ रहे रहस्य पर नई अंतर्दृष्टि उजागर की है। सूर्य का बाहरी वायुमंडल या कोरोना उसकी सतह से इतना अधिक गर्म क्यों है? सूर्य की सतह का तापमान यानी प्रकाश मंडल लगभग 10,000 फ़ारेनहाइट रहता है, जबकि कोरोना का तापमान 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। दरअसल ऐसा अल्फवेन तरंगों के कारण होता है। ये तरंगें प्लाज्मा या चालक द्रव में उत्पन्न होती हैं, जो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धाराओं की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ये तरंगें चुंबकीय उतार चढ़ाव हैं जो प्लाज्मा के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। इन तरंगों को पहली बार 1942 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी हेंस अल्फवेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बता दें कि हवाई में डैनियल के इनोवे सौर दूरबीन से इन तरंगों का अवलोकन किया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी जमीन पर आधारित सौर दूरबीन है। हाल ही में बिहार में एक नए रामसर स्थल की घोषणा की गई है। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबील झील को रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल गया है। इसके साथ ही देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई है। बिहार में अब 6 रामसर स्थल हैं, जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद देश में तीसरे स्थान पर है। साथ ही रामसर स्थलों की कुल संख्या के मामले में भारत एशिया में शीर्ष पर और ब्रिटेन और मैक्सिको के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर कुल 2546 रामसर स्थल हैं। वहीं रामसर अभिसमय की बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संधि है। इसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। बता दें कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची का एक भाग है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उन आर्द्र भूमि स्थलों का रजिस्टर है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या होने की संभावना है। हाल ही में सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 हुआ। यह अभ्यास भारतीय नौसेना के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है, जिसमें भारतीय थल सेना और वायुसेना सक्रिय रूप से भाग ले रही है। इसका मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वित युद्ध तैयारी, संयुक्त अभियानों की क्षमता और नेटवर्क आधारित संचालन को और अधिक मजबूत करना है। इस अभ्यास का संचालन पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा किया जा रहा है। इसमें सेना की दक्षिणी कमान, नौसेना की पश्चिमी कमान और वायुसेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के अतिरिक्त तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल तथा कई अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल होंगी। यह भारत की बहु एजेंसी सैन्य एकजुटता का प्रमाण है। यह अभ्यास राजस्थान और गुजरात के क्रीक तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों से लेकर उत्तर अरब सागर तक वास्तविक भूक्षेत्रों में आयोजित होगा। इस दौरान जलस्थलीय अभियान, जहाज से विमानों के उड़ान अभियानों तथा समुद्र हवा संयुक्त मिशनों का अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास का एक बड़ा फोकस संयुक्त खुफिया जानकारी संग्रहण, निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर युद्ध क्षमता का परीक्षण और प्रशिक्षण है।
हाल ही में इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से GSAT-7R CMS-03 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। GSAT-7R भारत का सबसे भारी स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत संचार उपग्रह है। CMS-03 एक बहुबैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भौगोलिक क्षेत्र सहित विस्तृत समुद्री क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करेगा। यह भारतीय महासागर क्षेत्र में नौसेना को सुरक्षित दूर संचार कवरेज प्रदान करेगा। यह देश की आंतरिक क्षमताओं और नौसैनिक संचार में बड़े सुधार को दर्शाता है। साथ ही यह उपग्रह इसरो की गगनयान तैयारियों में भी सहायक होगा। बता दें कि गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में 3 दिनों के लिए भेजना है। वहीं CMS-03 की बात करें तो इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 का इस्तेमाल करके इसकी 5वीं ऑपरेशनल उड़ान में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। CMS-03 उपग्रह को GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। बाद में यह उपग्रह अपने ऑन बोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग करके अंतिम जियो स्टेशनरी कक्षा में पहुंच जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह नया उपग्रह पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है जो आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रगति का प्रतीक है। बता दें कि इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में मौजूद अकेले अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खास बात यह है कि यह भारत के किसी भी जू में EMCV वायरस से मौत का पहला दर्ज मामला है। शंकर 29 वर्ष का नर हाथी था और उसे 1998 में जिम्बाब्वे से भारत लाया गया था। यह भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को एक डिप्लोमेटिक गिफ्ट के रूप में दिया गया था। शंकर पिछले 13 वर्ष से एंक्लोजर में रह रहा था। 17 सितंबर को उसने अचानक कम पत्ते घास खाना शुरू किया। शाम को एंक्लोजर के भीतर ही गिर पड़ा और कुछ मिनटों में ही उसकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर में EMCV यानी एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस पॉजिटिव पाया गया। यह वायरस चूहों से फैलता है और अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं देता। यही वजह है कि इसे डिटेक्ट करना बेहद कठिन है। जू के सूत्रों के अनुसार इनक्लोजर खुले होने के कारण रोडेंट कंट्रोल एक बड़ी चुनौती है। वैश्विक अध्ययन बताते हैं कि अफ्रीकन एलिफेंट्स इस वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और कैप्टिव तथा वाइल्ड दोनों में इस तरह की घटनाएं पहले भी विदेशों में देखी गई हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के 111वें मेयर चुने गए और यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुई। 34 वर्ष की उम्र में इस पद तक पहुंचने वाले वे न सिर्फ न्यूयॉर्क के 100 साल से भी अधिक इतिहास के सबसे युवा मेयर बने बल्कि भारतीय मूल से आने वाले पहले दक्षिण एशियाई और पहले मुस्लिम मेयर भी बने। उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा को पछाड़ते हुए 50% से ज्यादा वोट हासिल किए, जबकि क्यूमो 40% से थोड़ा ऊपर ही रह गए और स्लिवा मात्र 7% पर सिमट गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्यूमो को दिए गए समर्थन के बावजूद मतदाताओं ने बहुत स्पष्ट संदेश भेजा, वे पुरानी राजनीति से निकलकर एक नई राजनीतिक दिशा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प बात यह भी रही कि इसी चुनावी दौर में वर्जीनिया और न्यू जर्सी के गवर्नर चुनाव में भी डेमोक्रेट्स की जीत हुई, जिसे विश्लेषक ट्रंप की दूसरी प्रेसिडेंसी के प्रति जन समर्थन में गिरावट का संकेत मान रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्तीय संकट को लेकर चेतावनी दी है और देशों से तत्काल कदम उठाने की अपील की है। संगठन ने कहा कि बाहरी सहायता में भारी कटौती और बढ़ते कर्ज के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। WHO प्रमुख ने कहा कि दुनिया अब एक ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग इमरजेंसी का सामना कर रही है, जिसमें तुरंत और समन्वित कार्रवाई आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जो पारंपरिक रूप से सबसे बड़ा दाता रहा है, विदेशी सहायता में भारी कटौती की है, जबकि अन्य अंतर्राष्ट्रीय दाताओं ने भी अपने बजट कम किए हैं। इसका असर गरीब देशों, खासकर अफ्रीका में बुरी तरह पड़ा है। मार्च 2025 तक लगभग 70% निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्वास्थ्य सेवाओं में बाधाएं सामने आई हैं और 1/3 देशों में आवश्यक दवाओं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गंभीर कमी है। WHO ने देशों से स्वास्थ्य पर अधिक निवेश करने और गरीब लोगों के लिए सेवाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य बजट को सुरक्षित रखना और प्रभावी खर्च पर ध्यान देना आवश्यक है। अफ्रीका के कई देश जैसे नाइजीरिया और घाना पहले से ही अपने स्वास्थ्य बजट बढ़ा रहे हैं ताकि एड डिपेंडेंसी कम हो और स्वास्थ्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। WHO का संदेश स्पष्ट है, स्वास्थ्य खर्च निवेश है, लागत नहीं। आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर अब डालते हैं एक नजर। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UUCN की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। दूसरा, इस नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बनारस है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल 1।
रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रामसर स्थल वे आर्द्र भूमियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मानदंडों को पूरा करती हैं। दूसरा, यह 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था। तीसरा, प्रतिवर्ष 5 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल 2। सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अभ्यास भारतीय नौसेना के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है। दूसरा, इस अभ्यास का संचालन पश्चिमी नौसेना कमान वेस्टर्न नेवल कमांड्स द्वारा किया जा रहा है। तीसरा, यह अभ्यास राजस्थान और गुजरात के क्रीक तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों से लेकर उत्तर अरब सागर तक वास्तविक भू क्षेत्रों में आयोजित होगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी सभी 3। अफ्रीकी हाथी शंकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को एक डिप्लोमेटिक गिफ्ट के रूप में दिया गया था। दूसरा, उसके शरीर में EMCB यानी एनसेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस पॉजिटिव पाया गया था। तीसरा, दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में मौजूद अकेला अफ्रीकी हाथी था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी सभी 3। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तीसरा, वर्तमान में इसके 123 सदस्य देश हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल 2। तो चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने समुद्री उभयचरों की 2 नई प्रजातियां ग्रैंडिडिएरेला गीतांजले और ग्रैंडिडिएरेला खंभातेंसिस खोजी हैं। ये एक प्रकार के छोटे क्रस्टेशियन हैं जो केकड़ों और झींगों से संबंधित हैं। ये लगभग सभी जलीय वातावरणों में पाए जा सकते हैं। बता दें कि ग्रैंडिडिएरेला गीतांजलि को ओडिशा के गंजाम जिले में रंभा के पास चिल्का लैगून से एकत्र किया गया था। वहीं ग्रैंडिडिएरेला खंभातेंसिस को गुजरात के खंभात की खाड़ी से एकत्र किया गया था। बीते दिनों भारतीय नौसेना का जहाज INS सावित्री दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में दीर्घकालिक परिचालन तैनाती के तहत पोर्ट लुइस मॉरिशस पहुंचा। INS सावित्री पूर्वी बेड़े का एक स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत है। INS सावित्री की मॉरिशस यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत रक्षा सहयोग की पुष्टि करती है। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया था और इसे 7 जून 1990 को चालू किया गया था। यह अपतटीय गश्ती पोत विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान के अधीन है। इस जहाज की परिचालन भूमिकाएं व्यापक हैं जिनमें हवाई निगरानी और खोज एवं बचाव भूमिका शामिल है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में रम्मन मास्क भेंट किया गया। बता दें कि रम्माण एक वार्षिक धार्मिक त्योहार है जो अप्रैल के अंत में उत्तराखंड के सलूर डुंगरा नामक जुड़वा गांवों में स्थानीय देवता भूमियाल देवता के सम्मान में मनाया जाता है। 2009 में रम्मन को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। इस महोत्सव में जटिल अनुष्ठान, रामायण का पाठ, गीत और मुखौटा नृत्य शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक जाति और समूह अलग अलग भूमिका निभाते हैं। भोजपत्र हिमालयी बर्च से बने 18 विभिन्न प्रकार के मुखौटे हैं जिन्हें कलाकार कार्यक्रम के दौरान पहनते हैं। हाल ही में यह चिंता व्यक्त की गई है कि मेघालय की उमंगोट नदी स्वच्छ जल भारी मात्रा में मिट्टी और निर्माण मलबे के डंपिंग के कारण मटमैला हो रहा है। इसे लोकप्रिय रूप से डाकी नदी के नाम से जाना जाता है जो मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले से होकर बहती है। इसका उद्गम पूर्वी शिलांग चोटी से होता है जो समुद्र तल से 1800 मीटर ऊपर स्थित है। यह अपने सुरम्य क्रिस्टल क्लीन पानी के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी मेघालय के 2 पहाड़ी जिलों जयंतिया हिल्स और खासी हिल्स के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ADI-PEC 2025 अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में शुरू हो गया है। ADNOC द्वारा आयोजित यह 4 दिवसीय इवेंट दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा सम्मेलनों में से एक है जिसमें 172 देशों से 2,05,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। यहाँ 2250 से अधिक प्रदर्शक, 54 नेशनल और इंटरनेशनल ऑयल कंपनियों और 30 कंट्री पवेलियन नवीन ऊर्जा समाधान, AI सस्टेनेबिलिटी और डीकार्बोनाइजेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2025 को यह गंभीर चिंता जताई कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस
यानी पोक्सो एक्ट 2012 का बढ़ते स्तर पर गलत उपयोग हो रहा है, विशेषकर ऐसे मामलों में जहां किशोरों के बीच सहमति वाले संबंध को भी अपराध बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। जस्टिस बी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि कई बेल मामलों में देखा गया है कि पोक्सो की कठोर धाराएं प्रतिशोध के साधन के रूप में लगा दी जाती हैं, जबकि यह कानून मूल रूप से बाल यौन शोषण से सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था, न कि एडोलेसेंट म्यूचुअल कंसेंट को क्रिमिनल करने के लिए। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने 6 नवंबर 2025 को कहा कि उन्होंने सेना को निर्देश दिया कि मिस्र सीमा से लगे क्षेत्र को क्लोज्ड मिलिट्री जोन घोषित किया जाए ताकि ड्रोन के माध्यम से होने वाली हथियार तस्करी को रोका जा सके। काट्ज ने कहा कि आईडीएफ को रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी बदलने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यह ड्रोन खतरा देश की सुरक्षा को सीधा चुनौती दे रहा है। उनका कहना है कि हथियारों की यह तस्करी गाजा युद्ध का हिस्सा है और इसका उद्देश्य इजराइल के दुश्मनों को हथियार उपलब्ध कराना है, इसलिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। इजराइल और मिस्र की सीमा लगभग 200 किलोमीटर लंबी है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।